नमस्कार और हमारे आज के विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त प्रोडक्टिविटी तरीकों पर बात कर रहे हैं जो किसी को इतना कुशल बना सकते हैं कि वो दूसरों के लिए जैसा कि हमारे स्रोत में कहा गया है, खतरनाक रूप से उत्पादक बन जाए। डेंजरसली प्रोडक्टिव सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, है ना। हमने एक YouTube वीडियो से कुछ खास बातें निकाली हैं जो इन तरीकों को समझाती हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि बिना ज्यादा टेंशन और भागदौड़ के कैसे असाधारण रूप से प्रभावी, असरदार बना जा सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेस के बिना प्रोडक्टिविटी। हाँ, जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो शांत है, फोकस्ड है और बड़ी आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, जबकि बाकी लोग बिल्कुल बस दौड़ भाग और थकान महसूस कर रहे हैं। तो आज की बातचीत इसी राज को खोलने के बारे में है। बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सिद्धांत थोड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा। अगर आप सच में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको जानबूझकर कम काम करने की हिम्मत जुटानी होगी। अच्छा, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है। इसे कहते हैं प्रदर्शन विरोधाभास या द परफॉर्मेंस पैराडॉक्स। ओके। मतलब ज्यादा नतीजे पाने के लिए अक्सर कम करना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है। सही बात है। बल्कि समझदारी से मतलब का काम करना है। हाँ। वीडियो बनाने वाले अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे पहले वो हर चीज को बेहतर बनाने, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश में लगे रहते थे। जैसे कोई चीज कांप रही हो, ऊर्जा हर तरफ बिखर रही हो। मतलब बस व्यस्त था। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि वो ये भूल ही गए कि वो प्रोडक्टिव क्यों बनना चाहते थे। हाँ। जबकि असल में प्रोडक्टिव इंसान सोच समझकर काम करता है, कम मेहनत से लगातार ज्यादा हासिल करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब ये विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। सही। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि आराम करना, ब्रेक लेना या सिर्फ बैठकर आगे की योजना बनाना ये वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने, बेहतर काम करने के लिए ये बहुत जरूरी हिस्से हैं। हाँ, ये तो है। जैसे कम सोना या बिना रुके काम करते रहना। ऊपर से देखने में तो लग सकता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं। हाँ, लगता तो है। पर असल में लंबे समय में ये नुकसान ही पहुंचाता है। ये चीजें न सिर्फ आपको मैदान में बनाए रखती हैं, बल्कि अपने लक्ष्य तक ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचने में भी मदद करती हैं। वीडियो में रेस कार ड्राइवर का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अच्छा। हाँ, एक ड्राइवर अपनी कार का ध्यान रखता है, मेंटेनेंस करता है ताकि वो रेस पूरी कर सके। लॉजिकल है। वहीं दूसरा ड्राइवर उसे तब तक चलाता रहता है जब तक उसमें आग न लग जाए। ओहो, ये तो अदूरदर्शी हुआ। बिल्कुल। इसी तरह वीडियो बनाने वाले ने बताया कि जब उनका लक्ष्य मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना था तो उन्होंने खुद को इतना निचोड़ा कि वो लगभग बर्नआउट के कगार पर पहुंच गए। बाप रे। लेकिन वो लक्ष्य पाने के बाद एक और शायद उससे भी मुश्किल लक्ष्य सामने आ गया। अच्छा। और अगर आप पहले ही पूरी तरह थक चुके हैं तो आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ये विरोधाभास और भी साफ नजर आने लगता है। हाँ। असली चुनौती ये नहीं है कि खुद को व्यस्त कैसे रखें या काम कैसे निपटाएं। असली सवाल ये है कि क्या आप उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो वाकई मायने रखती हैं, जिनसे फर्क पड़ता है। ये वीडियो तर्क देता है कि अगर आप उन जरूरी चीजों पर काम नहीं कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ ना करना, आराम करना या जिंदगी का मजा लेना ज्यादा बेहतर है। मतलब ऊर्जा बचाना। हाँ, उस ऊर्जा को बचाना ज्यादा समझदारी है। आपको अपना ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आप ही वो गाड़ी हैं, आप ही ड्राइवर हैं, आप ही ईंधन है, सब कुछ आप ही हैं जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। सही बात है। ये एक जिम्मेदारी है, खासकर अगर आप अपने लक्ष्यों को लेके गंभीर हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कम ही ज्यादा है वाली सोच हमें अगले सिद्धांत पर ले जाती है ना? हाँ। जिसे वीडियो में स्पष्ट लक्ष्य जाल या दी ऑब्वियस टारगेट ट्रैप कहा गया है। ओके, ऑब्वियस टारगेट ट्रैप। यहाँ भी लेखक अपना ही तजुर्बा बताते हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्होंने अपनी पढ़ाई, काम, निजी जिम्मेदारियां सबको संभालने के लिए एप्स का एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम बना लिया था। अच्छा, वो नोट टेकिंग, टास्क मैनेजमेंट वाला सिस्टम। हाँ, बिल्कुल वही। उन्हें लगा कमाल का सिस्टम है, बड़ा नाज भी था इस पर। होता है। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, एक छोटा सा ऐप अपडेट, अरे हाँ, और पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हो नो। कुछ हफ्ते इस्तेमाल ना करने पर वो सिस्टम इतना उलझ गया कि वो भूल ही गए कि कौन सी चीज कैसे जुड़ी थी। हाँ। आखिरकार उन्हें गूगल कैलेंडर, नोट्स ऐप और सादी स्टिकी नोट्स जैसी आसान चीजों पर ही वापस लौटना पड़ा। तो ये जाल क्या है फिर?
जाल ये है। ये जाल? जाल दरअसल तब काम करता है जब हम किसी साफ नजर आने वाली समस्या, जैसे ऐप्स को सिंक करना या बिखरे कामों को समेटना, हाँ। को ठीक करने के लिए एक साफ नजर आने वाले समाधान पर कूद पड़ते हैं, जैसे कोई नया ऐप या सिस्टम बनाना। अच्छा। वीडियो चेतावनी देता है कि ये वक्त की भयानक बर्बादी हो सकती है, खासकर अगर ये हमें असल जरूरी कामों से भटका दे। हम सोचने लगते हैं कि कोई छोटा सा बदलाव, जैसे कोई नया ऐप या फैंसी टेम्पलेट, हमारी प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा देगा। हाँ, ये उम्मीद तो रहती है। लेकिन जैसा ये विश्लेषण बताता है, ऐसा शायद ही कभी होता है। सैकड़ों सालों से लोग बिना इन चमक दमक वाले ऐप्स के भी कमाल के काम करते आए हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ असल में? असली जड़ क्या है? वीडियो के मुताबिक असली जड़ है सही तरीके से प्राथमिकता तय न कर पाना, प्रायोरिटाइजेशन की कमी। प्रायोरिटाइजेशन। जब आप सही ढंग से प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तो 90% प्रोडक्टिविटी की समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। अच्छा। ये टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो टाइमर जैसे तरीकों से नहीं होता, बल्कि उन चीजों पर वक्त बर्बाद ना करने से होता है जिन्हें आपको पहली जगह करना ही नहीं चाहिए था। ओके। यहाँ परेटो सिद्धांत या 80-20 नियम लागू होता है। मतलब ये विचार कि अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। आपका काम उस 20% की पहचान करना है और उसी पर ध्यान लगाना है। बाकी 80% को जानबूझकर ना कहना है। यही वो चीजें हैं जो सुई को आगे बढ़ाती हैं। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है, बिल्कुल। इसीलिए वीडियो यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल ढांचा सुझाता है। या और नहीं। या और नहीं कैसे? जब कोई नया काम या वादा सामने आए तो ये सोचने के बजाय कि आप उसे भी कैसे फिट करेंगे, खुद से पूछिए कि उसे करने के लिए आप क्या छोड़ेंगे। या अच्छा, ये आपको अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, कि आप किसी एक चीज को हाँ कहने पर दूसरी किस चीज को ना कह रहे हैं, भले ही वो कीमत सिर्फ आपकी मन की शांति या आराम ही क्यों ना हो। ये तो सोचने का अच्छा तरीका है। हाँ, इस तरह सोचने का कोई नुकसान नहीं है। या तो आप सही थे और दोनों काम नहीं कर सकते थे तो आपने सोच समझ कर एक को चुना, या फिर आप काम जल्दी निपटा लेते हैं और दूसरे के लिए भी वक्त बच जाता है तो बढ़िया है, उसे भी कर ली। सही। लेकिन बिना सोचे समझे हर चीज को हाँ कहते जाने से ही चीजों का ढेर लगता जाता है। सही कहा। वीडियो प्राथमिकता तय करने में आने वाली कुछ मुश्किलों के बारे में भी बताता है। हाँ, 2 आम मुश्किलें बताता है जो लेखक ने दूसरों को सिखाते हुए देखी है। क्या है वो? पहला, इसे बुरा महसूस होना चाहिए। शुरू में सही प्राथमिकता तय करना बुरा लग सकता है। बुरा क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को ना कह रहे होते हैं जो जरूरी लगती हैं। हाँ। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो शायद आप मुश्किल चुनाव नहीं कर रहे, या शायद काम ही कम है। हाँ, या आपके पास करने को बहुत कम काम है जो प्रोडक्टिविटी वीडियो देखने वालों के लिए आम नहीं है। सही। वक्त के साथ जब आप सही चीजों को हाँ कहने के फायदे महसूस करते हैं तो ये भावना बदल जाती है। आप उस सुकून से जुड़ जाते हैं जो जानबूझकर अपनी जिंदगी को दिशा देने से मिलता है। और दूसरी मुश्किल? दूसरी है, रोज के काम की प्राथमिकताएं फर्क है जिंदगी के मूल्यों से। आपके वैल्यूज लंबी दौड़ के लिए दिशा दिखाते हैं, जैसे कंपास। हाँ। लेकिन रोज के काम की प्राथमिकताएं हालात पर निर्भर करती हैं, जैसे सड़क। अच्छा। हर दिन सिर्फ मूल्यों के आधार पर प्राथमिकता तय करने से असंतुलन हो सकता है। हो सकता है आप अपने टॉप 1-2 मूल्यों पर ही सारा ध्यान दें और बाकी चीजें छूट जाएं। बिल्कुल, और बाकी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दें। वीडियो का सुझाव है कि मूल्यों को हफ्तों या महीनों के पैमाने पर संतुलित करें। जैसे किसी प्यारे दोस्त से हर रोज मिलना जरूरी नहीं, आप सोमवार मंगलवार मना करके बुधवार या अगले हफ्ते मिल सकते हैं। रोज की प्राथमिकता अलग हो सकती है। समझ गई। तो रोज की प्रायोरिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यूज को मिक्स नहीं करना है। सही। इसीलिए वीडियो नियमित समीक्षा की सलाह देता है। समीक्षा मतलब रिव्यू? हाँ, रोज की प्राथमिकताएं तय करें। शुरू में 15 से 30 मिनट लग सकते हैं और अगर दिन बहुत व्यस्त है तो दिन में 2 बार भी। और हर 3 से 6 महीने में अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को फिर से देखें, उनका पुनर्मूल्यांकन करें, ताकि टनल विजन से बच सकें। एग्जैक्टली, ताकि आप संकरी सोच से बच सकें। वीडियो में मेडिकल स्कूल के छात्रों का उदाहरण फिर आता है। हाँ, वो बर्नआउट वाला। हाँ, और ये भी कि वो डॉक्टर बनने के स्पष्ट लक्ष्य के पीछे भागते हैं बिना ये गहराई से सोचे कि क्या वो वाकई यही चाहते हैं। फिर सालों बाद वो अपने करियर पर सवाल उठाते हैं, उन्हीं चिंताओं के साथ जो 10 साल पहले थीं लेकिन जिनका उन्होंने सामना नहीं किया। ये तो बड़े पैमाने पर स्पष्ट लक्ष्य जाल हुआ। बिल्कुल। सही रास्ते के बारे में मुश्किल सवालों से बचने से वो आसान नहीं हो जाते। अगर आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर हैं तो नक्शा देखने के लिए रुकना बेहतर है, बजाय इसके कि बस आंख मूंद कर चलते रहें।
बहुत जरूरी बात। और ये प्राथमिकता तय करने की चुनौती, ये सीधे तौर पर तीसरे सिद्धांत से जुड़ी है ना? हाँ बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत है सीमांत लाभ भ्रांति या द मार्जिनल गेन्स फैलेसी। अच्छा, मार्जिनल गेन्स फैलेसी। मैंने सुना है कि रोज 1% बेहतर होने से साल भर में 37 गुना सुधार हो सकता है। एटॉमिक हैबिट्स में भी था ये। हाँ, और ये विचार एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों ने इसे मशहूर किया। दमदार है। छोटे लगातार सुधार बड़े नतीजे दे सकते हैं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अक्सर लगातार छोटे छोटे बदलाव, अनुकूलन करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ भ्रांति क्या है फिर, फैलेसी? यहाँ एक बहुत जरूरी बारीक बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वीडियो बताता है कि 1% का बदलाव आपको लगातार बदतर भी बना सकता है। क्या बदतर? हाँ, या जो ज्यादा आम है, आप बिना किसी असली तरक्की के बस ऊपर नीचे होते रह सकते हैं, जैसे पानी में लहरें। अच्छा। भ्रांति इस बात को मानने में है कि कोई भी 1% का बदलाव अपने आप ही जुड़कर फायदा देगा। तो फिर फर्क कहाँ है? कैसे पता चलेगा कि 1% सुधार कर रहा है या बिगाड़? वीडियो के अनुसार फर्क है डेटा और मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स नापना? हाँ, असली फायदा तभी होता है जब आप उन चीजों को नापते हैं जो वाकई मायने रखती हैं और अपने बदलावों, ऑप्टिमाइजेशंस पर प्रतिक्रिया, फीडबैक हासिल करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपका बदलाव अच्छा था या बुरा, और क्या इसे जारी रखना चाहिए या रास्ता बदलना है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सीखने का एक बहुत साफ उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई छात्र बहुत ज्यादा घंटे पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और उसका मुख्य मीट्रिक है रोज कितने घंटे पढ़ाई की। इसे ट्रैक करना आसान है। हाँ, ये तो आसान है। वो घंटों को कम करने के लिए एक बदलाव करता है। नोट्स खुद लिखने के बजाय एआई से समरी बनवा लेता है। ओके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, इससे उसके पढ़ाई के घंटे 10 से घटकर 5 हो जाते हैं। इस मीट्रिक के हिसाब से तो ये जबरदस्त कामयाबी है। बिल्कुल आधा टाइम। लेकिन क्या ये सच में कामयाबी है? शायद नहीं। अगर असली लक्ष्य ज्ञान को याद रखना, नॉलेज रिटेंशन और विषय की गहराई समझना, डेप्थ है, जिन्हें नापना ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल हो सकता है इस बदलाव ने असल में सीखने की प्रक्रिया को कमजोर कर दिया हो। तो मतलब गलत चीज नाप ले। एग्जैक्टली। गलत आसान मीट्रिक को नापने से आप या तो बदतर हो सकते हैं, नीचे जाने वाला ग्राफ, या बेकार के बदलाव करते रह सकते हैं, ऊपर नीचे वाला ग्राफ। ये तो बड़ा पीछ है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो चीज वाकई मायने रखती है उसे नापने के लिए अक्सर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खासकर बड़े उलझे हुए लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए। वीडियो में एक इमरजेंसी डॉक्टर का उदाहरण है। हाँ। जो विशेषज्ञ बनने की अपनी तरक्की को नापना चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि साधारण मैट्रिक्स या एआई काफी नहीं थे, क्योंकि वो विशेषज्ञता की बारीकियों को पकड़ नहीं सकते थे। अच्छा, तो उसने क्या किया? उसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ी, अपने सीनियर डॉक्टरों से मिलना, अच्छा, एक मेंटरशिप नेटवर्क बनाना, मीटिंग करना, मुश्किल केस पर चर्चा करना और उनसे फीडबैक लेना। ये तो काफी मेहनत का काम है। हाँ, ये एक मैनुअल प्रक्रिया थी जिसमें समय और मेहनत लगती थी, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि इससे वो दुर्लभ जानकारी मिल रही थी कि क्या वो सही दिशा में बदलाव कर रही है। जो लोग खतरनाक रूप से उत्पादक होते हैं वो ये अतिरिक्त मेहनत करते हैं। उन्होंने ये पता लगाने में वक्त लगाया है कि क्या चीज वाकई जरूरी है और उसे कैसे नापा जाए। तो सही मैट्रिक्स चुनना बहुत जरूरी है। वीडियो कोई खास तरह के मैट्रिक्स सुझाता है? हाँ, 2 तरह के मैट्रिक्स सुझाता है जिन्हें सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बताइए। पहला है परिणाम मैट्रिक्स, आउटकम मैट्रिक्स। ये सीधे लक्ष्य पूरा होने को नापते हैं, जैसे टेस्ट स्कोर या बिजनेस में कमाएं। बिल्कुल। सीखने के लिए टेस्ट स्कोर या याद रखने की क्षमता का माप, बिजनेस के लिए असल कमाई, फिटनेस के लिए दौड़ने की असल रफ्तार। अच्छा। सोचिए, अगर वजन कम करना मंजिल आउटकम मैट्रिक है तो ये सीधे वजन नापने जैसा है। ये सबसे सटीक होते हैं। अगर मुमकिन हो तो इन्हें ट्रैक करना सबसे अच्छा है। ठीक है, और दूसरा है प्रदर्शन प्रॉक्सी मैट्रिक्स। प्रॉक्सी मैट्रिक। हाँ, ये नतीजे की तरफ हुई प्रगति के इशारे होते हैं। ये तब काम आते हैं जब परिणाम मैट्रिक्स देर से मिलते हैं या उन्हें नापना मुश्किल होता है। जैसे इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेंटोर या सीनियर से फीडबैक लेना, या किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले वेबसाइट पर आने वालों की गिनती या रुचि दिखाने वालों की संख्या ट्रैक करना, या अपनी भावनात्मक स्थिरता के लिए रोज अपना मूड चेक करना। इन्हें ट्रैक करना अक्सर आसान होता है। अच्छा, तो वजन वाले उदाहरण में ये क्या होगा? वजन कम करने वाले उदाहरण में रोज कितनी कैलोरी खाएं या कितना चले, ये रास्ते के मील के पत्थर हैं, प्रॉक्सी मैट्रिक्स। समझ गई। कई प्रॉक्सी मिलकर एक अच्छी तस्वीर दे सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आउटकम या प्रॉक्सी कोई भी हो, पर सही चीज नापना जरूरी है। सबसे जरूरी बात यही है।
आप उस चीज को नापें जो असल में मायने रखती है, ना कि सिर्फ उसे जो ट्रैक करना आसान है, खासकर अगर वो आपके असली लक्ष्य से जुड़ी नहीं है। सही मैट्रिक्स के बिना वो 1% के बदलाव आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, या शायद गलत दिशा में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इन 3 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। प्रदर्शन विरोधाभास। ज्यादा पाने के लिए कम करें, मतलब के काम पर ध्यान दें, आराम को अहमियत दें। हाँ। स्पष्ट लक्ष्य जाल। भटकावों से बचें या और नहीं जैसे तरीकों से सोच समझकर प्राथमिकता तय करें। रोज के कामों और लंबी अवधि के मूल्यों में संतुलन बनाएं। सही। और सीमांत लाभ भ्रांति। 1% के बदलाव करें, लेकिन ये पक्का करने के लिए कि आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं, उसे नापें जो मायने रखता है, आउटकम या प्रॉक्सी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। एकदम सही। इन सबको एक साथ जोड़ने पर असरदार या कहें खतरनाक उत्पादकता का मतलब है कम तनाव के साथ ज्यादा नियंत्रण हासिल करना। ये इस बारे में सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है कि अपना सीमित समय और ऊर्जा कहाँ लगानी है, और ये पक्का करना है कि वो फैसले सही फीडबैक पर आधारित हों, जिससे लगातार तरक्की हो सके। तो आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि खतरनाक रूप से उत्पादक बनना भागदौड़ या नए नए हैक्स आजमाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोच समझकर फोकस करने, खुद को जानने और समझदारी से ये नापने के बारे में है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। एकदम सही कहा। ये ज्यादा गहरा और टिकाऊ तरीका है, और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात है जो आज की चर्चा से निकलती है। हाँ। ये जानने के बाद कि असली तरक्की अक्सर कम करने और सही चीज को नापने से आती है, ऐसी कौन सी उत्पादक लगने वाली गतिविधि या मीट्रिक है जिसे आप शायद आज ही छोड़ सकते हैं, ताकि उन चीजों के लिए जगह बन सके जो वाकई जरूरी हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए, किस चीज को ना कहा जा सकता है। हाँ। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी बातें और किताबों के विचार पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल बुक विचार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।